हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट है सेकंड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशंस पार्ट से। फर्स्ट चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो है फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। इस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, why we adopt these fundamental rights, what are the importance of the fundamental rights, एंड इनके अलावा वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारी नीति निर्देशक तत्व उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन हम इनके बाद। तो फर्स्ट हम फंडामेंटल राइट्स, हमने लास्ट टाइम भी कॉन्स्टिट्यूशंस में डिस्कस किया था कि we borrowed some different provisions from the different countries। हमने काफी ऐसे provisions हैं जो हमारी अलग अलग कंट्रीज से हमने लिए हैं। उनमें से एक फंडामेंटल राइट्स पे जो हमें गारंटीड हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रोवाइड किए गए हैं। राइट, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि आर्टिकल 395 जो आर्टिकल्स थे उनसे, तो फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 12 to 35 में डिस्क्राइब किया गया है कि 12 to 35 में हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। एंड दे आर जो हमने पार्ट थर्ड में ये फंडामेंटल राइट्स हमारे लिखे गए। राइट, ठीक। फंडामेंटल राइट्स के अगर बारे में जनरल हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक जो है राइट्स की, सबसे पहले अगर कहीं बात हुई थी तो वो बात हुई थी ब्रिटेन में। दैट मींस दे प्रोवाइड सम डेवलप, जो फंडामेंटल राइट्स का जो डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था, जनरली ब्रिटेन में हुआ था। इसलिए ब्रिटेन को हम लोग फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिनेटर भी कहा जाता है। ओरिजिनेटर मींस जन्मदाता। हम फंडामेंटल राइट्स ब्रिटेन के। उसके बाद में धीरे धीरे और जो कंट्रीज हैं 1791 में 1791 में यूएसए ने फंडामेंटल राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। उसी से हमने क्या, हम जो देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हमने लास्ट टाइम में देखा था कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से। कुछ पार्ट हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से भी हमने लिया है। तो जनरली हमारे पास आता है कि फंडामेंटल राइट्स क्यों है। देखो बेसिक जो देखा जाएगा तो दैट मींस that rights, such rights that which are given by the constitution, किस लिए, for the development of the citizen, मानव के विकास के लिए, नागरिकों के विकास के लिए जो राइट्स हमें, जो अधिकार जो हमें प्रोवाइड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये प्रोवाइड ही नहीं करता है, दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड। इन पूरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट भी कौन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो ये फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में भी, सबसे अगर बात करें तो इनका जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में डिफरेंट कमिटीज बनी थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, लास्ट चैप्टर में देखा ड्राफ्ट कमेटी थी, जो भीमराव जो अंबेडकर थे वो उसके प्रेसिडेंट थे, उस पर्टिकुलर कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो उन्होंने पर्टिकुलर ड्राफ्ट तैयार किया था। ऐसे हमारी और भी डिफरेंट कमिटीज थी कॉन्स्टिट्यूशंस में जिन्होंने अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने में हेल्प किया। तो ऐसी एक कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स कमेटी, और जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दैट मींस उस कमेटी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स प्रोवाइड करवाया। राइट, उन्होंने स्टडी की होगी राइट्स की, तब जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 to 35 पार्ट थर्ड में ये फंडामेंटल राइट्स हमने रखे। फंडामेंटल राइट्स का अगर जनरली हम देखें तो दीज आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स। बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो बेसिकली that is very necessary for the human development in terms of economic, in terms of political, in terms of social, every sphere of the life। मतलब पूरे जो सिटीजन्स हैं all our equal, मतलब all our development की अगर हम बात करें पूरे सिटीजन्स की, तो सिटीजन्स का ओवरऑल जो डेवलपमेंट होगा सिटीजन का, राइट, ठीक है। तो बेसिकली मतलब कंप्लीट सिटीजन का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो देखें अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, फंडामेंटल आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स enshrined in the constitutions of the India which are guaranteed to all citizens। That means constitutions गारंटी देता है इस चीज की कि आपके कहीं भी अधिकार कम नहीं होंगे, कोई भी आपके अधिकार को कम नहीं कर सकता है, स्टेट्स या फिर एनीथिंग, एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस हमारे यहाँ पे सोसाइटी में, कंट्री में जो डिस्क्रिमिनेट होते हैं इन टर्म्स ऑफ रेस, इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड, इन टर्म्स ऑफ जेंडर, राइट, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, सो ये रिलीजन टाइप जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राइट, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं और इनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट भी करता है। राइट, ठीक है। और इसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता किसी भी सिटीजन से। राइट, ठीक है। अब ये क्यों फंडामेंटल राइट्स
क्यों जरूरी है, राइट, ठीक है। पहली तो ये कि दीज जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर एनश्रिंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन से लिखे गए एंड गारंटीड, ये गारंटीड है, मतलब ये हमें गारंटी दे, प्रोटेक्शन देते हैं हमें कि कहीं ना कहीं कहीं भी हम डिस्क्रिमिनेट ना हो, कहीं भी हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। और दूसरा, एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट मीन्स जस्टिएबल। जस्टिएबल कैसे हैं फंडामेंटल राइट्स? क्योंकि इफ देयर इज एनी वोलेंस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कहीं भी अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, कम होता है, तो डेफिनेटली वी कैन अप्रोच टू द कोर्ट, हम लोग कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, कि इस पार्टिकुलर राइट्स का हमें, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक नॉलेज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, राइट, तो अगर हम मूल संविधान की अगर हम लोग बात करें तो मूल संविधान में देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स। मैं FR लिखूंगा, FR इज द सॉर्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो जो हमारा जो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम हमारे पास में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से थे? फर्स्ट राइट था राइट टू इक्वालिटी। अभी आई कैन मेंशन ऑन द दिस ओनली 7 राइट्स, बाद में हम लोग सिंगल जो राइट्स हैं फर्स्ट पॉइंट वाइज हम लोग इनका डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये राइट्स लिखे गए हैं आर्टिकल 14 टू 18, राइट। सेकंड जो हमारा राइट है, राइट टू फ्रीडम, और ये आर्टिकल है 19 से लेकर 22 तक। थर्ड जो हमारा राइट है, राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट। ये है हमारे 23 से लेकर 24 तक। फोर्थ जो हमारा राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो हमारे आर्टिकल 25 से हम लोग 28 तक स्टडी करेंगे। फिफ्थ जो हमारा राइट है, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, दैट मीन्स हमारे जो कल्चर और शिक्षा संबंधी जो भी राइट्स हैं उनकी हम बात करेंगे 29 से 30 तक। एंड जो 6 जो हमारा राइट्स है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमारे आर्टिकल 31 से है। एंड द लास्ट 7 जो राइट्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है, ये है आर्टिकल 32। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे, बट इन सब के बारे में स्टडी करने हमारे पास देखो पॉइंट है, हमारे पास वी हैव 7 राइट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बट आज अगर हम करंट में हम बात करें तो वी हैव ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। 6 तो कौन सा ऐसा राइट्स है जिसको हमने हटा दिया है या फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन में हमने किसी दूसरा अलग से कोई राइट्स बना दिया है उसे, ठीक है। तो वो है हमारा 6 नंबर जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी को हमने क्या किया, वी रिमूव दैट पार्टिकुलर राइट्स फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। और हमने अमेंडमेंट किया इसमें, 44वां अमेंडमेंट हुआ, 44th अमेंडमेंट हुआ इसमें 1978 में। और इस राइट्स को हमने वी कैन रिमूव दैट पार्टिकुलर राइट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट एंड बी है क्या बना दिया हमने, इसको लीगल राइट बना दिया है, लीगल राइट। और इसको आर्टिकल दिया है 300 या फिर हम इसको ए बोल सकते हैं, राइट, ठीक है। तो इसको हमने लीगल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अभी ने इसको भेज दिया। तो अभी अगर हम करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वी हैव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मींस वी हैव 6 वैलिड फंडामेंटल राइट्स, राइट, ठीक है। और राइट्स हमारे राइट टू इक्वलिटी अकॉर्डिंग एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू प्रॉपर्टी को हमने रिमूव कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ लीगल राइट, राइट। अब हम लोग फर्स्ट हमारा जो राइट है, राइट टू इक्वलिटी, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे।
फर्स्ट हमारा राइट है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो हमने डिस्कस किया आर्टिकल कहां से स्टार्ट होता है 14 से लेके 18 तक, राइट। तो एवरी आर्टिकल को हम लोग स्टडी करेंगे इसमें। तो फर्स्ट हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या लिखा गया है? राइट टू इक्वलिटी का तो कॉन्सेप्ट आपको सबको पता है। इक्वलिटी दैट मींस ऑल आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ लॉ, राइट। तो आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट। इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट, मीन्स वी ऑल आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ लॉ। मतलब कानून के जो है, कानून के सामने हम लोग क्या है, सब लोग क्या है, इक्वल है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को हमें कुछ उनको अलग से कुछ राइट्स हमने दे रखे हैं, ऐसा बिल्कुल। वेदर दैट पर्सन इज अ पुअर और रिच, दैट मीन्स वी ऑल आर ट्रीट एज इक्वल बाय द लॉ, ठीक है। हम लोग सभी लोग क्या रहेंगे, ट्रीट एज ए इक्वल, मतलब विधि के समान, कानून के समान हम लोग सब क्या है, इक्वल है। किसी भी पर्सन के, नोबडी पर्सन, एनी पर्सन इज नॉट डिस्क्रिमिनेट टू एनी ग्राउंड, एनी कास्ट, ठीक है। कोई भी कास्ट, रिलीजन या फिर उनकी रेस, जेंडर, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सभी पर्सन को कैसे ट्रीट किया जाएगा, एज ए इक्वल। तो आर्टिकल 14 हमें बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून अगर किसी के लिए बनेगा तो सबके लिए क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, कोई भी कानून से हमारे ऊपर नहीं रहेगा। ये कहता है हमारा आर्टिकल 14। नेक्स्ट अगर हम आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 15, दैट मीन्स प्रोहिबिटेड prohibited of discrimination, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मतलब किसी भी प्रकार का किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, दैट मीन्स नोबडी कैन डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड। ग्राउंड क्या, कहां पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, अकॉर्डिंग टू रेस, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, मेल एंड फीमेल, राइट। तो इन बेसिस पे किसी से भी कोई भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, राइट। एवरीबडी कैन गो टू एनी प्लेसेस। एक इसमें और है, एट द प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जन्म स्थान के नाम पे भी किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दैट मीन्स ऑल पर्सन आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सभी के पास में इक्वल राइट्स हैं, राइट। इसमें एक और बात है, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस आल्सो प्रोटेक्टेड, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है उनको, ठीक है। आर्टिकल 15 में हमने कहा गया है उनको। एंड इसके अलावा वी आल्सो हैव सम रिजर्वेशन जो है उनकी भी बात की गई है आर्टिकल 15 में, राइट, ठीक है। तो दैट मीन्स विच एनी पर्सन कैन गो टू एनी पब्लिक प्लेस। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो लोग डिस्क्रिमिनेट होते हैं कि ये ब्लैक है या फिर ये व्हाइट है या फिर दैट पर्सन बिलोंग टू वेरी माइनॉरिटी क्लासेस, बहुत ज्यादा पुअर है वो, या ठीक है वो किसी कास्ट से बिलोंग करता है, या फिर पार्टिकुलर किसी का रिलीजन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी होटल्स में कहा गया है कि नहीं, हिंदू आर इज ओनली अलाउड, ठीक है, इन दिस होटल फॉर द फूड या फिर एनी, बट ऐसा नहीं है कहीं भी। हम लोग किसी भी पार्टिकुलर पर्सन को किसी भी रिलीजन बेस पे कहीं भी हम लोग उनको स्टॉप नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कराता है कि कोई भी पब्लिक प्लेस हो चाहे, राइट, ठीक है, कोई भी ऐसा होटल्स हो, ठीक है, या फिर कहीं भी ऐसा कोई भी मनोरंजन जहाँ पे हो सकता है, आदमी जहाँ पे जा सकता है, तो ऐसे प्लेसेस में जाने के लिए हमें कोई भी कहीं भी किसी भी बिहाफ पे हमें कोई भी रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि स्टेट्स जो है वो भी ये जो हमारे बेसिस ऑफ ग्राउंड है इन पे किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है आर्टिकल हमारा 15, दैट मीन्स nobody shall be discriminating any terms of ground, like कोई भी रिलीजन से या फिर किसी भी कास्ट से कोई भी पर्सन डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। ये हमारे लिखा गया है आर्टिकल 15 में। अब हम बात करें आर्टिकल 16 की बात करें तो हम लोग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दैट मीन्स
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है एनी पर्सन कैन ज्वाइन एनी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी और एनी जॉब, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कंप्लीटली फ्री, कोई भी पर्सन किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, मतलब अपॉर्चुनिटी है, वेदर वो चाहे मेल हो या फिर वो फीमेल हो, राइट। मैन एंड वुमेन बोथ आर एज अ इक्वल इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी है तो आप कहीं भी किसी भी सेक्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, राइट। जो लास्ट टाइम हमने सॉरी बोला था कि आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन भी लिखा गया है, पार्टिकुलर जो कैटेगरीज हैं, स्पेशल जो माइनॉरिटी क्लासेज हैं उनको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। रिजर्वेशन का आधार भी हमारा आर्टिकल क्या है 16 ही है, राइट, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेंगी सभी के सामने, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें, दैट मीन्स अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को बोलते हैं अस्पृश्यता, मतलब कंप्लीटली अबोलिटेड है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, कंप्लीटली पनिशेबल है। अगर कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन से अनटचेबिलिटी जैसे अगर कोई भी प्रैक्टिस करता है, दैट मीन दैट टाइप ऑफ प्रैक्टिस डेफिनेटली इज अबोलिश एंड दैट इज पनिशेबल इफ एनी ग्राउंड इज फॉरबिडन, राइट, ठीक है। दैट मीन्स कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी पर्सन से हम लोग उसके कास्ट से या फिर किसी भी पर्सन के उसके सामाजिक जो उसके बंधन है उस भी यहाँ पे हम लोग उस पे कहीं भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, राइट, ठीक है। तो अबॉलिशन ऑफ टचेबिलिटी कंप्लीटली पनिशेबल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ राइट टू इक्वलिटी का आर्टिकल 18, इसमें लिखा हुआ है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल्स की अगर बात करते हैं मतलब उपाधियों का इसमें अंत किया गया है। क्यों किया गया है उपाधियों का? दैट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एक्सेप्ट अगर राज्य सेवा स्टेट का कोई भी सर्विस उसको छोड़ के या फिर एजुकेशन रिलेटेड, राइट, दो है, शिक्षा संबंधी या फिर राज्य सेवा, इनको छोड़ के किसी भी प्रकार का टाइटल इज नॉट एक्सेप्टेड टू एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री, राइट, ठीक है। दैट मीन्स कोई भी सिटीजन किसी भी प्रकार का टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर वो एक्सेप्ट करता है दैट मीन्स he cannot accept any title from the foreign country whether he is a part of that foreign, ठीक है। अगर वो है किसी भी लाभ के पद पे कार्य कर रहा है तो भी वो किसी भी प्रकार का टाइटल क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो एक्सेप्ट करेगा बट उससे पहले वो क्या करेगा, दैट इज अप्रूव, टेक ए अप्रूवल फ्रॉम हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति जो है हमारे, उनसे उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारे यहाँ पे जो टाइटल्स हैं, अगर भारत में देखिए सबसे बड़े टाइटल्स हैं, भारत रत्न है, भारत रत्न, पद्म भूषण है, इस प्रकार के टाइटल मिलेंगे बट इन टाइटल्स को कोई भी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। जैसे भारत रत्न सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था बट उससे पहले हम लोग उनकी वो ही लगाते हैं जैसे डॉक्टर राधा, बट उससे पहले ये नहीं लगाता कि भारत रत्न डॉक्टर राधा, ठीक है। तो मतलब कोई भी पर्सन अगर किसी को कोई भी अगर टाइटल मिला है दैट मीन्स वो अपने नाम से पहले नहीं लगा सकता। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी का पार्ट हमने पढ़ा है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, राइट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है आर्टिकल जो है राइट्स, हमारा जो सेकंड जो राइट्स है राइट टू फ्रीडम, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। अभी हम फंडामेंटल राइट्स हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था। सेकंड जो राइट्स है राइट टू फ्रीडम, और राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 19 to 22। राइट टू फ्रीडम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो आर्टिकल 19 है इसकी अगर हम बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब जो ये राइट्स है दैट बेसिकली ये हमें फ्रीडम प्रोवाइड कराता है। फ्रीडम कैसे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमारे विचार और अभिव्यक्ति है उनको हम कहीं भी वी कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, राइट। इफ यू फीलिंग लाइक जॉय देन वी कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग, हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम कहीं भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। टू फॉर्म एनी यूनियन, कोई भी यूनियन हम लोग, कोई भी संगठन हम लोग बना सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग किसी भी
धर्म की, प्रैक्टिस टू एनी प्रोफेशन, मतलब किसी भी अगर हम रिलीजन धर्म को अगर मानना चाहें तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी पार्टिकुलर धर्म की प्रैक्टिस करें, राइट, ठीक है। उसके अलावा वी कैन डिसाइड टू सेटल एनी पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, हम कहीं भी किसी भी टेरिटरी एरिया में जा सकते हैं, वहां के वी कैन ऑल्सो ऑक्युपाइड एनी बिजनेस एनी ट्रेड्स, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी फ्रीडम हमें कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। उसके बिहाफ पे हमें कोई भी डिस्कम लगे, इफ यू वांट टू स्टार्ट है बिजनेस इन अदर स्टेट्स देन वी कैन स्टार्ट, राइट, ठीक है। मैं ऑक्युपाइड कर सकता हूँ, कोई भी ऑक्युपेशन स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ जो फ्रीडम्स ये जो दे रखी हैं, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड करे हैं, जो हमारे आर्टिकल 19 में लिखे हैं। फिर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 की बात करें तो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब किसी अपराधी को दोषमुक्ति कैसे मिले। दैट मीन्स अगर मान लो कोई भी किसी ने ऑफेंस किया है, ठीक है, कोई भी अगर अपराधी है, ठीक है, दैट मीन्स नो पर्सन पनिश। अगर किसी ने, एक तो ये देखा जाएगा उसने अपराध कब किया है, उसने जो क्राइम किया है, अनलॉफुल जो एक्ट किया है वो कब किया, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट। दूसरा, नो पर्सन पनिश मोर टाइम फॉर अ वन ऑफेंस। दैट मीन्स जिसने क्राइम किया, एक ही क्राइम को करने के लिए, एक ही अपराध के लिए उसे बार बार सजा नहीं दी जा सकती। दैट मीन्स एक ही अपराध के लिए उसे बार बार अपराधी नहीं माना जा सकता। एंड द थर्ड वन इज नो पर्सन एक्यूज्ड टू बी डेथ। दैट मीन्स जो भी कन्विक्शन है, अपराधी है, उसको उसी के अगेंस्ट में हम लोग उसको साक्षी नहीं मान सकते, मतलब उसको अपने ही अगेंस्ट में उसको गवाह हम लोग नहीं बना सकते हैं। ये भी हमें एक प्रोटेक्शन देता है, जो हमारे अपराधी हैं उनके लिए भी प्रोटेक्शन लिखा गया जो है आर्टिकल 20 में। अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 की बात करें तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी के। दैट मीन्स एक पर्सन को अपनी लाइफ और लिबर्टी का कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द लॉ, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स जो भी लिखा गया है, ये ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स जो भी है, दैट मीन्स वो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपनी फ्रीडम, अपनी लिबर्टी के लिए वो पैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे उसको अपनी आजीविका का कंप्लीटली उसको है कि वो अपनी आजीविका को कैसे चलाए रहे, ठीक है, उसको निजता का अधिकार दिया गया है, उसको एजुकेशन उसको है कि वो 14 ईयर्स तक एजुकेशन ले सकता है, फ्री ऑफ एजुकेशन ले सकता है स्टेट से, इसमें उससे कहीं भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। दूसरा, उसकी लाइफ, दैट फॉर एग्जांपल लाइक उसको शुद्ध पर्यावरण का अधिकार है, अगर कहीं भी उसको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण किसी के द्वारा खराब हो, दैट मींस वी कैन अप्रोच कर सकता है वो कोर्ट में। तो मतलब कहीं भी उसकी लाइफ को अगर ऐसा कहीं भी उसके डर लगे कि उसकी लाइफ कहीं ना कहीं है बुलेट, दैट मीन डेफिनेटली ही कैन अप्रोच टू द कोर्ट, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ लॉ, प्रोसीजर ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही वो लोग क्या करेंगे। और ये एक ऐसा राइट्स है जो अगर इमरजेंसी टाइम भी, इन केस ऑफ इमरजेंसी वी हैव 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। कोई भी नेशनल इमरजेंसी हम 352 को बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी, एंड 360 जो होता है हमारा फाइनेंशियल जो इमरजेंसी होता है, राइट, ठीक है। तो इन इमरजेंसीज में भी, इमरजेंसी जब लगाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी स्टेट्स में, पर्टिकुलर टेरिटरी एरिया में, कंट्री के, उसमें भी ये आर्टिकल निरस्त नहीं होता है। दैट मीन्स उसमें भी हमारे पास में इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमें कुछ राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। और तो सारे जो आर्टिकल्स हो जाते हैं, बट आर्टिकल 21 उसमें भी यस नहीं होता इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी टाइम। अब हम बात करें आर्टिकल 21A, इसका नाम है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का डेफिनेटली यही मीनिंग है, दैट मींस एवरी पर्सन, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड compulsory education to below 6 to 14 age group। मतलब स्टेट ये खुद प्रोवाइड कराएगा कि कोई भी हमारे यहाँ सिटीजन है, कोई भी नागरिक है, कोई भी, उसको फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स तक उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किसके द्वारा दी जाएगी? स्टेट्स के द्वारा। ये उसका राइट्स, उसको किसी भी इंस्टीट्यूशन में हम लोग ये नहीं कह सकते कि यू आर नॉट अ राइट पर्सन टू टेक एजुकेशन, दैट मींस वो कहीं भी जाके कहीं भी अपनी एजुकेशन ले सकता है, राइट। अब हम बात करें लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल
आर्टिकल 22 जो है ये भी क्या, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इस आर्टिकल की हम 22 की बात करें, मतलब किसी भी पर्सन को जब हम लोग अरेस्ट करते हैं, डिटेंस करते हैं, उसको हम लोग रखते हैं कहीं भी, तो उसके भी यहाँ पे भी ये क्या करता है, कुछ ना कुछ जो प्रोविजंस हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, मतलब इसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि जब किसी पर्सन को गिरफ्तार किया जा रहा है किसी भी अनलॉफुल एक्ट के लिए, ठीक है, तो उसे प्रोवाइड कराता है कि वो पर्सन अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जो उसने क्राइम किया अपने अकॉर्डिंग वो अपने कोई भी जो एडवोकेट है वो चूज कर सकता है। ही कैन टेक हेल्प ऑफ द कोर्ट, राइट। ठीक है, तो वो एडवोकेट चूज कर सकता है, ठीक है, अपनी किसके लिए, अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए, अरेस्टेड जो पर्सन है, ठीक है, क्योंकि हम लोग किसी को भी ऐसे डिटेंशन नहीं रख सकते हैं कि जो भी पार्टिकुलर उसने क्राइम किया है, ठीक है। और जब किसी पार्टिकुलर पर्सन को हम लोग अरेस्ट करते हैं तो विद इन हमने बात करें 24 आवर्स के अंदर उसको क्या, उसको कोर्ट में भी पेश किया जाता है इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट जो होता है, पर किसी भी एक्सेप्ट द जो टाइमिंग है, जो उसको लाने का जो टाइमिंग, यात्रा के टाइम को छोड़ के जो भी उसका टाइम काउंटिंग होता है उसके 24 आवर्स में, ये हमारे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी अरेस्टेड पर्सन होगा उसको वहां पे 24 आवर्स के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। और अगर उसको लगता है कि जो पार्टिकुलर जो उसने क्राइम किया है, जो उसने उसके अगेंस्ट में अगर वो चाहता है हेल्प, तो ही कैन टेक एडवाइस फ्रॉम एनी एडवोकेट, राइट। ठीक है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं हमारे जो रेस्ट्रिक्ट कन्विक्शन है उनको कहीं ना कहीं आर्टिकल प्रोटेक्शन देता है। तो दीज आर द राइट टू फ्रीडम, ये फ्रीडम है, जो राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल है स्टार्ट फ्रॉम 19 to 22, उसके बारे में हमने बात की। जो नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा उसके बारे में हम लोग थर्ड आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। यस, नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 3 की हम बात करें, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 2 आर्टिकल्स हमने ऑलरेडी कर लिए। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कहीं भी अगर हमारे राइट्स एक्सप्लॉइट्स होते हैं तो उन्हें हमें क्या प्रोटेक्शन दी गई, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन में। तो आर्टिकल 23 और 24 में ये है आर्टिकल एक्सप्लॉयटेशन का। आर्टिकल 3 की बात करें, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, दैट मींस कंप्लीटली रोक है किस पे, ट्रैफिक्स पे, एंड इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, जो फोर्स लेबर जो हमारे बिल्कुल बंधुआ मजदूर होते हैं, जो बंधुआ मजदूर, दैट मींस बहुत बार हमारे यहाँ सोसाइटीज में होता है कि लोग क्या करते हैं, जो फोर्स लेबर है उसको जबरदस्ती उनको लाते हैं, दे कैन वर्क फॉर एन विदाउट पेमेंट, तो विदाउट पेमेंट उनसे काफी दिनों तक काम कराया जाता है जबरदस्ती। तो ऐसा काम ना कराया जाए, ताकि अगर कोई भी पर्सन या फोर्स लेबर, कोई भी बंधुआ मजदूर ऐसा कोई अगर काम करा मिलता है तो दैट शुड बी पनिशेबल अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द लॉ, स्टेट उसको पनिश करेगा, राइट। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर किसी भी महिला को या पुरुष को या फिर बच्चों को कहीं भी हम लोग ट्रैफिक में यूज नहीं कर सकते, किसको क्रय विक्रय का साधन हम लोग नहीं बना सकते, दैट एक्ट इज कंप्लीटली पनिशेबल, जो भी ऐसी चीजें करता है, राइट। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है फोर्स लेबर को, राइट। ठीक है, ताकि उन्हें बिना विदाउट जो पेमेंट्स जो लोग हैं जो काम करते हैं फैक्ट्रीज में या फिर इनमें, ठीक है, ताकि उनको उनसे बाल श्रम ना कराया जाए, राइट। ठीक है, आर्टिकल 23। 24 की हम बात करें, प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। हम यहाँ जनरली हम देखते हैं होटल्स में, फैक्ट्रीज में बहुत से ऐसे होते हैं जो काफी जो कम एज के जो चिल्ड्रंस हैं वो काम करते हैं, दैट मींस द स्टेट ये टेक केयर करता है कि दैट मींस एट द बिलो एज ऑफ 14, मतलब 14 एज से जो भी नीचे के जो चिल्ड्रंस हैं वो कहीं भी किसी भी रोजगार में, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, किसी फैक्ट्रीज में, किसी माइंस में, या फिर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हजार्डियस जो जॉब्स हैं, अलग किसी भी फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट ना करे हो, ठीक है। अगर ऐसा किसी भी फैक्ट्रीज में अगर कहीं भी मिलता है, कोई भी अगर चिल्ड्रंस किसी होटल्स पे या किसी भी छोटे कारखाने पे अगर काम करता है तो दैट शुड बी पनिशेबल अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द लॉ, राइट। ठीक है, तो दीज आर द 23rd एंड 24th हैं जो ये हमें फोर्स लेबर और कहीं ना कहीं हमें चिल्ड्रंस को क्या सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ताकि उनका कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी पर्सन के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, राइट। ठीक है, तो दिस इज द, ये हमने 3 जो राइट्स पढ़े हैं, राइट। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा,
राइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे हमारे जो रेस्ट जो रिमेनिंग जो 3 हमारे जो राइट्स बचे हैं, right to freedom of religion, culture and education rights, and right to the constitutional remedy, that is the heart and soul of the completely right, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।